नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। खबरों का रुख करेंगे। खबर लखनऊ से। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में बड़ा फैसला होने जा रहा है। पंचायत चुनाव लड़ने पर संगठन का पद छोड़ना होगा। तो अगर कोई पंचायत चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे संगठन का पद छोड़ना होगा, उसके बाद ही उसे यह हक मिल पाएगा। तो प्रदेश पदाधिकारी चुनाव लड़ेंगे तो छोड़ना होगा पद। अब जो भी प्रदेश पदाधिकारी है उनके लिए ये अहम सूचना कि अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्हें अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। तो बीजेपी कार्य समिति में ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो आज बीजेपी कार्य समिति की बैठक बुलाई गई थी और चुनाव के मद्देनजर ये बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में तमाम बातों का जिक्र किया गया। साथ ही जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी अपनी कमर कसती चली जा रही है और ऐसे में इसी वजह से कार्य समिति की बैठक बुलाई गई थी। तो राजनाथ सिंह ने इस कार्य समिति का उद्घाटन किया और शुभारंभ करने के बाद से इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। तो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की कार्य समिति की बैठक का शुभारंभ उन्होंने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और अन्य पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद थे। तो प्रदेश पदाधिकारी चुनाव अगर लड़ेंगे तो उन्हें अपना पद छोड़ना होगा। इस बात की घोषणा इस कार्य समिति के तहत की गई। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए ये आदेश जारी किया गया है। तो बीजेपी कार्य समिति की बड़ी बैठक आज हुई। पंचायत चुनाव लड़ने पर संगठन का पद छोड़ना होगा। इस पर अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। एसके, आपसे जानकारी चाहेंगे कि बीजेपी कार्य समिति की जो बैठक बुलाई गई, इसमें बड़ा फैसला लिया गया और ये कह दिया गया कि अगर पंचायत चुनाव आप लड़ना चाह रहे हैं तो संगठन का पद छोड़ना होगा। आखिर ऐसा क्यों कहा गया? इसके पीछे की क्या वजह बताई जा रही? बिल्कुल, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 2022 को लेकर हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है, जहां बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, उसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, उसके अलावा जो अन्य बीजेपी के नेता हैं, चाहे वो बीजेपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल हो, बीजेपी के मंत्री पंकज सिंह हो, ये सभी नेता इस बैठक का हिस्सा हैं। करीब 600 से ज्यादा कार्य के सदस्य मौजूद हैं, जिनको साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी किया गया है कि आपको पंचायत में कोई चुनाव लड़ना है तो ऐसी स्थिति में उस संगठन का पद छोड़ना होगा। संगठन का पद रखते हुए आप पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते, जो पार्टी ने बिल्कुल सवाल है उद्देश्य कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में शासन प्रशासन की तरफ से आप पर आपका कोई प्रभाव ना रहे और ये आरोप की तरफ से ना लगाए जाए बीजेपी के पदाधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप पंचायत चुनाव या कोई भी चुनाव संगठन में रहते हुए नहीं लड़ सकते हैं। आपको चुनाव लड़ना है तो संगठन के पद से इस्तीफा देना होगा। तो बीजेपी ने ये आज कार्य समिति में बिल्कुल साफ कर दिया है और यही एक बड़ी वजह है कि बीजेपी कोई किसी तरीके का विवाद नहीं चाहती है। उस विवाद को से दूर रहने के लिए बीजेपी की तरफ से यह व्यवस्था सभी अपने सदस्यों को बता दी गई है कि इसी के अनुसार ही पंचायत चुनाव में भाग ले सकेंगे। खुद और अपने रिश्तेदारों को भी सीधे तौर पर चुनाव नहीं लड़ा सकेंगे। जी ठीक, लेकिन इससे पहले भी इस बात का ऐलान किया गया था कि अपने सदस्यों को, यानी कि अपने परिवार के सदस्यों को तो वो चुनावी मैदान में उतार ही नहीं सकते हैं। लेकिन ऐसे में अगर पहले से ही कोई एक पद संभाले हुए है लेकिन वो ख्वाहिश रखता है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और अगर जनता भी उनका साथ देना चाह रही है तो फिर आपत्ति कहाँ है? बिल्कुल, लेकिन अब बीजेपी में यह चलता है कि एक व्यक्ति एक ही पद पर रह सकता है। अगर वो संगठन का पद कहीं न कहीं पदभार उसके पास में है तो ऐसी स्थिति में वो सिर्फ संगठन का पदभार ही संभालेगा। वो किसी भी स्थिति में चुनाव नहीं लड़ सकता है, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए उसको संगठन का पद छोड़ना होगा। क्योंकि बीजेपी सांगठनिक तौर पर अपने को मजबूत रखना चाहती है। बीजेपी जहां बूथ स्तर तक के अपने नेटवर्क को मजबूत कर रही है, तो ऐसी स्थिति में कोशिश यही है कि कोई भी व्यक्ति जो संगठन में किसी पद की भूमिका में है तो कहीं न कहीं वो दूसरे किसी चीजों में ना शामिल हो, ताकि संगठन का काम बेहतर ढंग से हो और उसका पूरा जो फोकस हो वो संगठन के कार्य पर हो। क्योंकि बीजेपी लगातार, जहां उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र तक बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी यही कोशिश कर रही है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस कर 2022 के लिए मैदान तैयार किया जाए। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी ने अपने पदाधिकारियों को साफ कर दिया है कि आप पदाधिकारी का पद आपको छोड़ना होगा। जी, लेकिन यहाँ पर अगर अभी आपने बात की कि चुनाव के मद्देनजर जो संगठन का पद संभाले हुए उन्हें तो ये पद छोड़ना होगा, लेकिन क्या इसके अलावा भी कार्य समिति बैठक में कुछ एजेंडा भी तय किया गया कि अगर कोई चुनावी रण में उतरना चाह रहा है तो क्या एजेंडा रहेगा, क्या मुद्दा रहेगा?
बिल्कुल बीजेपी जहां तक पंचायत चुनाव का सवाल है, लगातार सारी चीजों को लेकर मंथन चल रहा है। कोशिश की जा रही है कि बेहतर ढंग से बीजेपी अपनी चीजों को प्रस्तुत करे। खासतौर पर जो आज की बैठक में चीजें तय हुई हैं, उसमें जहां ये पदाधिकारियों के चुनाव लड़ने संबंधी निर्देश है, उसके अलावा अगर हम देखें तो बीजेपी ये भी कोशिश कर रही है कि जो किसानों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको लोगों तक पहुंचाया जाए। जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है उसकी सच्चाई लोगों को बताई जाए। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार किस तरीके से किसानों के लिए काम कर रही है, ये चीजें किसानों तक ये तौर पर पहुंचाई जाए और किसानों की नाराजगी दूर करने का प्रयास किया जाए। बीजेपी मंडल स्तर पर, साथ ही साथ में जिला स्तर पर किस तरीके से अभियान चलाएगी, कैसे लोगों को जोड़ेगी, इसको लेकर भी निर्देश किया गया। जहां किसानों के लिए ब्लॉक स्तर पर अभियान चलेगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर अनिला सिंह बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके। बहुत स्वागत आपका अनिला जी न्यूज़ 1 इंडिया पर। सवाल यह अनिला जी कि जिस तरीके से इस बात की घोषणा कर दी गई कि उत्तर प्रदेश में अब जो पंचायत चुनाव होंगे और ऐसे में उनके लिए अगर कोई संगठन का पद पहले से संभाले हुए है तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा, तो ये पार्टी का आंतरिक मामला है। जो फैसले लिए जाते हैं पार्टी जो है अपने सीनियर्स से डिस्कस करके और तभी कोई रणनीति बनती है। अब मुझे लगता है कि अच्छा फैसला रहेगा अगर फाइनली इस पर सब सहमत हो जाते हैं। तो अनिला जी, यानी आपका ये मानना है कि अगर इस फैसले पर काम किया जाए और लोग अगर अपने पद को छोड़ देते हैं तो बीजेपी की जीत एक बार फिर से बड़े आंकड़ों के साथ में दर्ज की जा सकेगी? ये भारतीय जनता जीतेगी, इसमें कोई दो राय। अच्छी सीटें आएंगी भारतीय जनता। तो ऐसे में इस बार बीजेपी की तरफ से क्या कुछ अहम मुद्दे रहने वाले हैं, आपसे इस बारे में भी जानकारी चाहेंगे। जनहित के जितने मुद्दे होते हैं वो हमारे मुद्दे होते हैं ना। धरातल पर रहते भी तो हम हर चुनाव को लड़ते हैं, चाहे वो पंचायत का हो, चाहे निकाय का हो, चाहे विधायकी का हो, कोई भी चुनाव। तो जो जनशक्ति से जुड़े हुए होते हैं हम कार्य करते हैं, निरंतर कार्य करते हैं पार्टी जो है। चलिए ठीक है अनिला जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। और यूपी में अब पंचायत चुनाव नए आरक्षण से होंगे, तो आरक्षण पर उत्तर प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट से झटका मिला है। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर के हाईकोर्ट का आदेश अब सामने आ चुका है। आरक्षण के लिए 2015 को बेस ईयर, यानी कि 2015 को बेस ईयर बनाने के लिए हाईकोर्ट से आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो यूपी पंचायत चुनाव को लेकर के हाईकोर्ट का ये बड़ा आदेश सामने आया है। इस पूरी प्रक्रिया को 27 मार्च तक पूरा किया जाए, हाईकोर्ट ने यह भी कहा और साथ ही इस बात का जिक्र भी किया कि प्रदेश में 25 मई तक सभी चुनाव करा दिए जाए। और इस पर अधिक जानकारी के साथ लगातार संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ बने हुए हैं। एसके, आपसे जानकारी चाहेंगे कि ये जो हाईकोर्ट ने अब फैसला सुना है, पहले तो आरक्षण को लेकर के तमाम बातें कही जा रही थी, लेकिन अब तो हाईकोर्ट ने इस बात को खुले तौर पर कह दिया है कि 25 मई तक सबसे पहले तो सभी चुनाव हो जाने चाहिए और साथ ही जो 27 मार्च है तब तक के लिए सारी प्रक्रिया को भी पूरा कर दिया जाना चाहिए। तो किस प्रकार से अब चुनाव की प्रक्रियाओं को पूरा किया जाएगा और क्या क्या इसमें एक एजेंडा तय किया जाएगा कि कैसे इन चुनावों को आयोजित करना है? बिल्कुल, आज यूपी हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला दिया गया, खासतौर पर पंचायत चुनाव को लेकर। जिस तरीके से आरक्षण व्यवस्था को लेकर यूपी ने दिशा निर्देश सभी जिलाधिकारियों को जारी पर यह आरक्षण व्यवस्था पूरे प्रदेश पर जिलाधिकारियों ने अपने अपने जिले में जारी की थी, जिसको लेकर लगातार मांग उठ रही थी कि यह आरक्षण व्यवस्था ठीक नहीं है। क्योंकि हम देखें तो बड़े पैमाने पर सीटों का आरक्षण हो गया था, जिससे कहीं न कहीं जो लोग चुनाव लड़ना चाहते थे वो नहीं लड़ पा रहे थे। जिस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में रिट हुई थी, हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए आज निर्देश दिया। उस निर्देश के अनुसार हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि कहीं न कहीं अब जो चक्रानुक्रम व्यवस्था है जो कि 1995 को बेस वर्ष मान के हो रही थी, वो 1995 नहीं होगा बल्कि मूल वर्ष 2015 होगा। तो कहीं न कहीं अब जो चुनाव का मूल वर्ष माना जाएगा जिसके हिसाब से आरक्षण व्यवस्था लागू होगी वो 2015 होगा, जो कि पहले 1995 किया गया था। 21 फरवरी 2021 का जो आदेश है उसको भी हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है और अब यूपी सरकार को 12 दिन का वक्त दिया है। मतलब आज 15 तारीख है और 27 तारीख तक इस नई आरक्षण व्यवस्था को पूरे उत्तर प्रदेश के लिए जारी करना है। जहां पहले हाईकोर्ट ने निश्चित किया था कि 30 अप्रैल तक की प्रक्रिया पूरी करा ली जाए, अब उस प्रक्रिया को पूरी कराने के लिए पूरे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 25 मई की तारीख भी हाईकोर्ट ने मुकर्रर कर दी है। तो कहीं न कहीं कोशिश यही है 25 मई के बीच में पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराया जाए और जो आरक्षण की जारी जब वो निरस्त होती है तो इस स्थिति में
तो इससे यूपी सरकार को भी बड़ा झटका लगा है, और ये जो बड़ा झटका हाईकोर्ट ने दिया है, अब क्या इससे उभर पाएगी और किस तरीके से एजेंडा फिक्स किया जाएगा? बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि जिस तरीके से हाईकोर्ट में ये कोशिश की गई कि ये आरक्षण व्यवस्था ठीक नहीं है, हाईकोर्ट पूरे मामले की सुनवाई करे और समीक्षा करे और निर्देश दे। हाईकोर्ट ने पूरे मामले को जहां पहले भी सुना था, आज अंतिम सुनवाई थी और करीब आधे घंटे से 40 मिनट के बीच हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुना दिया। तो कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि जो चुनाव, चूंकि मई तक जो पंचवर्षीय है पंचायत चुनाव की, वो खत्म हो रही है, तो उसी के बीच में चुनाव संपन्न कराए जाए। तो हाईकोर्ट ने इन सारी चीजों को लेकर निर्देशित कर दिया है और यूपी सरकार को निर्देश दिया है, जिस पर यूपी सरकार ने अपनी सहमति भी जताई है। तो हालांकि अगर हम कहें तो यूपी सरकार को झटका जरूर हाईकोर्ट से लगा है, क्योंकि जो आरक्षण व्यवस्था यूपी सरकार लागू करना चाहती थी, फिलहाल हाईकोर्ट ने उस पर विराम जरूर लगा दिया है और नई आरक्षण व्यवस्था जारी करने के लिए 12 बहुत धन्यवाद इसके आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबर संभल से, गौ तस्कर रेहान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। गौकशी के आरोप में रेहान की 50 लाख की संपत्ति को जब्त किया जा रहा है। जिला मजिस्ट्रेट संजीव रंजन के आदेश पर यह बड़ी कार्रवाई की जा रही है। संभल में गौ तस्कर रेहान पर दर्जनों मुकदमे पहले से भी दर्ज बताए जा रहे हैं। सदर कोतवाली इलाके में डंगरू सराय का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो डूंगर सराय का यह मामला है और सदर कोतवाली इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो दरअसल संभल में गौ तस्कर के तौर पर ये काफी लंबे समय से रेहान काम कर रहा था, जिसके खिलाफ अब बड़ी कार्रवाई की जा रही है। गौकशी के आरोप पर रेहान की 50 लाख की संपत्ति को जब्त किया जा रहा है। तो संभल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कैसे जो गौ तस्कर इतने लंबे समय से गौ तस्करी में शामिल बताया जा रहा था, इसके खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया गया है प्रशासन की तरफ से और ये बड़ा एक्शन लिया जा रहा है कि 50 लाख की उसकी जो संपत्ति बताई जा रही थी उसे अब जब्त किया जा रहा है। यानी कि गौकशी के आरोप में रेहान की 50 लाख की संपत्ति को जब्त करने का काम किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट संजीव रंजन के आदेश पर यह कड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो इससे पहले भी संभल में गौ तस्कर रेहान पर दर्जनों मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। तो रेहान पर पहले से ही दर्जनों मुकदमे दर्ज है। सदर कोतवाली इलाके के डूंगर सराय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 50 लाख और इस पर अधिक जानकारी के लिए मुजम्मिल संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुजम्मिल, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जो संभल में गौ तस्करी का मामला जो सामने आ रहा था, रेहान पर कई मुकदमे पहले से भी दर्ज बताए जा रहे थे, अब इसकी संपत्ति को जब्त किया जा रहा है, आगे की क्या कुछ कार्रवाई की प्रक्रिया रहेगी? मैं आपको बता दूं कि आज जिस तरह से गो तस्कर और पशु तस्कर रेहान पर जिससे कि एक दर्जन ज्यादा केस बताए जा रहे हैं और उसके ढोल और नगाड़ों के साथ बाकायदा बारात निकलते हुए इसके घर पर पुलिस कई थानों की पहुंची है और इसके घर जो 50 लाख की संपत्ति बताई जा रही है पुलिस ने जब्त की है। बताते हैं कि काफी ये एक सक्रिय पशु तस्कर है और गिरोह बंद बताया जा रहा है। काफी समय से इसके केस हैं, कई बार जेल भी रह चुका। फिलहाल अभी ये जेल से बाहर है, लेकिन पुलिस ने 14A के अंतर्गत बड़ी कार्रवाई करते हुए इसकी संपत्ति जब्त की गई है और उसके अलावा कई और भी इस पर जांच में पड़ताल की जा रही है। पुलिस प्रशासन अभी मौके पर है और इसकी संपत्ति सीज की जा रही है। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हरदोई में भी 2 दिवसीय हड़ताल पर बैंक कर्मचारी नजर आ रहे हैं और बैंक बंद होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बैंक बंद होने से करोड़ों का लेन देन ठप हो चुका है। निजीकरण का विरोध कर रहे हैं कर्मचारी। मांग नहीं माने जाने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी जारी की जा रही है कर्मचारियों की तरफ से। तो लगातार कई ऐसे राज्य बताए जा रहे हैं जहां पर ये देशव्यापी आंदोलन अब हो चुका है बैंक कर्मचारियों की तरफ से और बैंक कर्मचारी अपने बात मनवाने के लिए जिद पर अड़ चुके हैं कि किसी भी तरीके से अपनी बात को मनवाया जा सके। और ऐसे में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल देखने को मिल रही है और ये कहा जा रहा है कि जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो इसी तरीके से ये हड़ताल आगे बढ़ती रहेगी। तो इससे खास तौर पर आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जानकारी आपको दे रहे कि कैसे बैंक कर्मचारियों के हड़ताल की वजह से आम जनमानस को जूझना पड़ रहा है और ऐसे में मांग इनकी यही, क्योंकि अब यह आंदोलन देशव्यापी हो रहा है और मांगे लगातार इनकी बढ़ती जा रही है कि बैंक को जो निजीकरण किया जा रहा है बैंकों का वो नहीं किया जाना चाहिए और इसी के विरोध में यह आंदोलन बैंक कर्मचारियों की तरफ से किया जा रहा है। पाठक यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन हरदोई जिला इकाई का सहायक महासचिव।
बैंक ऑफ इंडिया में विशेष सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियन यूपी उत्तराखंड का सहायक महामंत्री हूँ। कानपुर का जोनल प्रेसिडेंट हूँ। 15 और 16 तारीख की राष्ट्रव्यापी हड़ताल सरकार ने अभी इस बजट में 2 बैंकों को निजीकरण के क्षेत्र में देने की बात कही है। उनके इस निर्णय के खिलाफ हम बैंक कर्मचारी अधिकारी, नौ कर्मचारी अधिकारी संगठन यूएफबीयू 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर है। सरकार को अपना ये निर्णय वापस लेना होगा, क्योंकि बैंकों का राष्ट्रीयकरण देश के विकास के लिए हुआ है, जनमानस के विकास के लिए हुआ है। और जब ये बैंकें निजीकरण में चली जाएंगी तो इसमें न जनता सुरक्षित रहेगी, न बैंक कर्मचारी सुरक्षित रहेंगे। पाठक, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन हरदोई जिला इकाई का सहायक महासचिव, बैंक ऑफ इंडिया में विशेष सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियन यूपी उत्तराखंड का सहायक महामंत्री हूँ। कानपुर का जोनल प्रेसिडेंट हूँ। 15 और 16 तारीख की राष्ट्रव्यापी हड़ताल सरकार ने अभी इस बजट में 2 बैंकों को निजीकरण के क्षेत्र में देने की बात कही है। उनके इस निर्णय के खिलाफ हम बैंक कर्मचारी अधिकारी, नौ कर्मचारी अधिकारी संगठन यूएफबीयू 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर है। सरकार को अपना ये निर्णय वापस लेना होगा, क्योंकि बैंकों का राष्ट्रीयकरण देश के विकास के लिए हुआ है, जनमानस के विकास के लिए हुआ है। और जब ये बैंकें निजीकरण में चली जाएंगी तो इसमें न जनता सुरक्षित रहेगी, न बैंक कर्मचारी सुरक्षित। पर ग्रेटर नोएडा की जहां मोबाइल कंपनी के इंजीनियर से कार लूट का मामला सामने आया है। मामले में लापरवाह पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। डीसीपी हरिश्चंद्र ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की है। जुम्पत चौकी इंचार्ज अरुण वर्मा सहित 3 सिपाही लाइन हाजिर किए गए हैं। हथियारबंद बदमाशों ने इंजीनियर से कार लूटी थी, तो कार में पत्नी और बच्चे को भी ले गए थे बदमाश। कुछ दूरी पर पत्नी और बच्चे को बदमाश ने छोड़ दिया था। सूरजपुर थाना क्षेत्र के सिग्मा की ये पूरी घटना बताई जाती है। खबर आगरा से। लेखपाल पर एससी की गाइडलाइंस का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। पैमाइश के नाम पर हरे पेड़ पर कुल्हाड़ी चलवाने का आरोप लगा है। लेखपाल पर हरे नीम के पेड़ों को कटवाने का आरोप है। हरे पेड़ काटने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। थाना डौकी क्षेत्र के घड़ी पलिया का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और वही का ये वीडियो है। तो आगरा में ये खबर सामने आई कि आगरा में हरे पेड़ों को काटा जा रहा है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। और लेखपाल पर ये गंभीर आरोप लगे कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर के वो इस तरीके से करने दे रहे हैं, क्योंकि जो नीम का एक पेड़ बताया जा रहा था, हरा भरा ये पेड़, जिसे काटा गया। तो पैमाइश के नाम पर हरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलवाने का आरोप लेखपाल पर लगा। लेखपाल पर हरे नीम के पेड़ों को कटवाने का आरोप लगा है। तो हरे पेड़ काटने का वीडियो भी अब तेजी से वायरल हो रहा है। तो थाना डौकी क्षेत्र के घड़ी पिलिया का ये वीडियो बताया जा रहा है। पूरी होगी, वहाँ सेंटर होगा, वहीं निकलता है। और मथुरा में सैकड़ों तादाद में राजीव भवन पहुंचे छात्र। तो छात्रवृत्ति नहीं मिलने से छात्रों में नाराजगी देखी जा रही है। छात्रवृत्ति न मिलने के कारण फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं छात्र। मथुरा के अलावा सभी जिलों में अब छात्रवृत्ति आ चुकी है, लेकिन मथुरा के छात्रों को अब तक छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई है। और इसी वजह से आक्रोशित ये तमाम छात्र नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से प्रदर्शन करने पर उतारू हो गए। तो छात्रवृत्ति आवेदनों को शासन को नहीं भेज रही है। मामले में समाज कल्याण अधिकारी का बयान भी सामने आया। घोटाले और अधिकारी के निलंबित होने के चलते हो रही है देरी। तो शासन को आवेदन फॉरवर्ड करने में समय लग रहा है, ऐसा कहना है प्रशासन की तरफ से। तो यानी कि प्रशासन को यह आवेदन फॉरवर्ड करने के लिए समय लग रहा है। और वहीं अमेठी में खाना खाने के बाद 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। शादी में खाना खाने के बाद बीमार हुए 100 से ज्यादा लोग और आधा दर्जन लोगों की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। फूड विभाग के अधिकारियों ने खाने का सैंपल ले लिया है और जांच शुरू कर दी गई है कि आखिर इस खाने में ऐसा कौन सा पदार्थ मिला हुआ था जिस वजह से 100 से अधिक लोग अब तक गंभीर रूप से बीमार बताए जा रहे हैं।
ये आज सुबह हमको जानकारी मिली कि रात में यहाँ बारात आई हुई थी, इब्राहिमपुर गांव करके है, और इन लोगों ने खाना खाया। उसके बाद काफ़ी लोगों को, लगभग 40 से 50 लोग की शिकायत हुई कि उल्टी और दस्त का, जिसमें कुछ लोग, जैसे ये 4-5 लोग गंभीर रूप से हैं। तो हमको पता लगता है, हमने अपनी टीम मैं लेके आया हूँ और साथ में फूड सैंपलिंग भी करवा दिया है और आगे की कार्रवाई चल रही है। कुछ लोगों को एडमिट कराना पड़ेगा। और औरैया से खबर, 72 घंटे के ऑपरेशन चक्रव्यूह में फंसे हैं 3 वाहन लुटेरे। बाइकों की चोरी कर दूसरे जिलों में, प्रदेशों में बेच दिया करते थे ये लुटेरे। तो पुलिस ने लुटेरों के पास से चोरी की बाइक समेत अवैध असलहे बरामद किए हैं। और अवैध असलहे बरामद करने के साथ साथ इनके पास से पुलिस ने अब तक बाइक भी बरामद कर लिए हैं। 72 घंटे से ऑपरेशन चक्रव्यूह चल रहा था, जिसमें 3 वाहन लुटेरे को फंसा लिया गया पुलिस की तरफ से, और बाइक की चोरी कर दूसरे जिलों में और प्रदेशों में बेचा करते थे लुटेरे। पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। आईजी रेंज महोदय के निर्देशन में जनपद भर में 72 घंटे का ऑपरेशन चक्रव्यूह चलाया जा रहा था, और उसी के अंतर्गत 3 लोग पकड़े गए हैं जिनके पास से चोरी की बाइक मिली है, और इनके पास से 2 लोगों के पास से तमंचे भी बरामद हुए हैं। इनमें से जो 2 लोग हैं वो जनपद मुरैना के रहने वाले हैं। पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि जनपद मुरैना से ये पूर्व में भी चोरी करके बाइकें यहाँ पे ला चुके हैं और यहाँ पे जनपद में बेच चुके हैं। और कन्नौज में ट्रक की टक्कर से भीषण हादसा हुआ। हादसे में कार चालक की मौत हुई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। गंभीर घायलों को कानपुर रेफर कर दिया गया है। तो कानपुर में रेफर किया गया है 2 घायलों को, जिनका इलाज चल रहा है। और हादसे के बाद मौके से फरार हुआ है चालक। तो कन्नौज के रामपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। वहीं रायगढ़ के धर्मजयगढ़ ब्लॉक ग्रामीण बैंक के कैशियर पर हमला किया गया, और हमला करने वाले 4 हमलावरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 1 मार्च को ग्रामीण बैंक शाखा का कैशियर विनोद लफड़ा अपनी बाइक से खम्हार जाने के लिए निकले थे। इसी दौरान बिरीगुड़ा के पास लफड़ा के आगे पीछे 2 बाइक चल रहे और 4 लोगों ने फायर कर दिया। तो गोली लगने से विनोद नीचे गिर गया। उसके बाद हमलावरों ने बैग छीनकर फरार हो गए। वहीं गिरफ्तार आरोपियों के पास से 1 रिवॉल्वर, जिंदा कारतूस, 3 बाइक, मोबाइल और नकदी भी बरामद किए हैं। धर्मजयगढ़ में 1 मार्च को एक लूट की घटना घटी थी, जिसमें एक कैशियर जो है उसके साथ जब वो बैंक से वापस लौट रहा था, तो बैग जब जा रहा था बैग लेकर के, तो 4 बाइक सवार जो थे उस पर उन्होंने गोली चला करके उसके एक कट्टे से उसको फायर भी किया, जिसमें उसको गोली कंधे पे लगी भी थी और उसका बैग लेके के भाग गए थे। आज उस केस में खुलासा किया गया, जिसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और घटना में प्रयुक्त जो 3 बाइक थे, इसमें पाया गया कि कुल 4 नहीं 6 लोग थे। तो 3 बाइक और एक इसमें खुखरी, एक पिस्टल राउंड के साथ जो घटना के दिन फायर किया गया था, उसको बरामद किया गया है। और वहीं कटघोरा वन मंडल के कसनिया वन विभाग के उत्पादन डिपो में तैनात डिप्टी रेंजर का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। वनकर्मी कंचराम पाटले का शव संदिग्ध अवस्था में सड़क किनारे झाड़ियों में मिला। बता दें कि डिप्टी रेंजर अपने घर से ड्यूटी जाने के लिए रवाना हुआ था। प्राथमिक जांच में मृतक के शरीर पर चोट के कोई भी निशान नहीं मिले हैं, लेकिन पुलिस, साइबर सेल और डॉग स्क्वाड की टीम के साथ मदद से जांच कर रही है। जो है थाना कटघोरा का मामला है। सुतर्रा जो पुराना बैरियर है वहाँ पर एक शव प्राप्त हुआ है और ग्रामीणों ने इसकी सूचना दी थी। सूचना के तत्काल बाद ही जो है थाना कटघोरा का टीम जो है तत्काल रवाना हुई थी और अभी चल रहा है। अभी मृत्यु का कारण अज्ञात है, उसका हम लोग तलाश कर रहे हैं। जांच पर कुछ ऐसा कुछ प्रतीत हुआ कि इसमें अब आगे जांच तो चल रही है, हमारा पूरा टीम लगा हुआ है। मृत्यु के जो अज्ञात कारण है उस पर पता लगा रहे हैं कि क्या कारण से इसकी मृत्यु हुई है, और जैसे ही पता लगेगा आप लोगों को अवगत कराई जाएगी। सर, मृतक के बारे में जानकारी बताएंगे सर? मृतक जो है फॉरेस्ट विभाग में डिप्टी रेंजर के पद पर था और कल रात्रि को वो जो है घूमने के नाम से निकला था और उसके पश्चात जो है सुबह इसकी बॉडी प्राप्त हुई जो है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।